हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 30 दिन के टारगेट बैच को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं भाषा और लिपि के पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो जो खड़ी बोली का पहला प्राचीन नाम है वो हो जाएगा हमारा, क्या रेख्ता हो जाएगा, हिंदवी हो जाएगा, दहलवी हो जाएगा या कौरवी हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का याद रखिएगा कि खड़ी बोली का पहला जो सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है वो क्या है? रेख्ता। ठीक है। अब रेख्ता कहते किसे हैं? तो खड़ी बोली से निकला है रेख्ता, और रेख्ता ही का सुधरा हुआ नाम आज हम लोग जानते हैं उर्दू से। किससे जानते हैं? उर्दू से। ठीक है, उर्दू से हम लोग जानते हैं किसे? रेख्ता को। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? तो ये कल भी क्वेश्चन हमने किया था और आज भी कर रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, सी 5 या ऑप्शन डी जो है 6। अब बताइए, एक ऑप्शन हमने कल किया था, ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? ये भी गजब का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन है। 70 से 80% क्वेश्चन है, 70 से 80% क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? पहला ऑप्शन हमारा है अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा भोजपुरी या चौथा राजभाषा। तो जो हमारा ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा में ही पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य के आदि काल को अपभ्रंश काल किसने कहा? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा ने, ऑप्शन 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के अपभ्रंश काल डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा और चंद्रधर राय शर्मा जी ने, ये दोनों लोगों ने ही कहा था कि जो आदिकाल है वो अपभ्रंश काल से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने सब पहले की? ऑप्शन ए हमारा है हाजी मोहम्मद, ऑप्शन बी विद्यापति, सी कुशल राय और डी अमीर खुसरो। तो जो 55 का हमारा हो जाएगा डी। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी खड़ी बोली की बात आए तो यहाँ पे उर्दू या उससे रिलेटेड जितने भी कवि हैं, जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी वहाँ पे लेखक हैं, वो लोग आ जाएंगे। अमीर खुसरो को उर्दू का पहला लिटरेचर माना जाता है। पहला इसने शेर कहा था। उर्दू की जो खोज है वो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? शुक्ल जी ने हिंदी का पहला कवि तुलसीदास को माना है, विद्यापति को माना है, कबीर को माना है या चंद्रबरदाई को माना है? तो शुक्ल जी ने किसे माना है? चंद्रबरदाई जी को। ठीक है, चंद्रबरदाई हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 57 की तरफ। ये पार्ट 2 है, हमने पार्ट 1 कल पढ़ लिया था, ये पार्ट 2 है, इसलिए 57 देख के ये मत कहिए कि अभी 7 ही क्वेश्चन हुआ, ये 57 तक ले गए। कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिया था और आज 50 कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी की प्रथम साहित्य रचना कौन किया? ऑप्शन ए हमारा है चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी हमारा है स्वयंभू कृत पउम चरित, ऑप्शन सी हमारा है
पुष्पदत्त कृत महापुराण, या ऑप्शन डी हमारा है राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा। हमारा ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई कृत ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और गजब का क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो हिंदी और इसी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का प्रथम कवि किसे कहते हैं? कौन है बताइए आप। तो क्या सरहपाद होंगे, स्वयंभू होंगे, चंद्रबरदाई होंगे, या हेमचंद्र होंगे? तो 59 का हमारा ए सही हो जाएगा, सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इससे पहले हमने पढ़ा था हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई था। प्रथम वहाँ यहाँ पे क्या दे दिया है? ये बड़ा दे दिया है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा। जहाँ बड़ा दे दिया वहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्या होगा? वहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा हमारा पद्मावत। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। प्रथम काव्य कह दिया तो पृथ्वीराज रासो हो गया, और प्रथम बड़ा महाकाव्य कह दिया तो पद्मावत हो गया। और आप लोग कमेंट करके लिखिए पद्मावत के रचनाकार कौन है, कल मैंने पढ़ाया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? 12 मासा का ऑप्शन ए है विसलदेव रासो, चंदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, या खुमान रासो। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विसलदेव रासो। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है? 12 मासा का, तो विसलदेव रासो में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि है? गीति काव्य स्वयंभू है, विद्यापति है, पुष्पदंत है, या सरहपा है? तो हिंदी गीति काव्य का जो जनक है वो है विद्यापति जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वप्रथम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, या उर्दू है? तो मैंने ये चीज़ आपको कल भी बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो हमारी जो भाषा है वो हमारी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, लौकिक संस्कृत से हुआ है, पाली प्राकृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ है? तो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। और उर्दू का जन्म हुआ है खड़ी बोली से हुआ है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और उर्दू को रेख्ता कहते हैं। ये मत सोचिए कि हिंदी का क्वेश्चन है तो ये नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि संस्कृत के ही आदि जननी हिंदी और उर्दू दोनों हैं। ठीक है, ये हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और ये हमेशा पूछता भी है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? मैंने कल कई बार बताया इसे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, या तकनीकी भाषा? ऑप्शन दीजिए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग ऑप्शन में बताइए, कमेंट में बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। 65 नंबर का ऑप्शन क्या सही होगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। 65 बराबर ABCD में से कोई भी लिख के मुझे बताइए, या राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा में से कुछ लिख के बताइए। इसका ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि कम से कम 10 बार मैं इसे बता चुका हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा की, इस चीज़ को कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली भाषा। तो 66 नंबर हमारा जो है वो क्या बोल रहा है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है कि कितने लोग खड़ी बोली ब्रज भाषा मार के आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। संस्कृत के बाद जो बना था वो बना था पाली भाषा बना था। मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको बता दिया है क्योंकि पाली भाषा में ही गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ऑप्शन हमारा ए शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटित लिपि या ब्राह्मी लिपि। जल्दी बताइए, अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस में हुआ? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। किस में? ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी लिपि किसे कहते हैं? खरोष्ठी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में? मैंने ये कल क्वेश्चन करा दिया है आपको। जल्दी फटाफट ऑप्शन करें, जल्दी बताइए कौन सा होगा। क्या 343 होगा, 343 से 351 के बीच, या 434 से 315 के बीच, या 443 से 135 के बीच, या 334 से 153 के बीच? फटाफट ऑप्शन करिए, जल्दी बताइए। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही है, बाकी लोग गलत हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। जिनका गलत है वो मेहनत करें, रिवाइज करें। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करना ना भूलें, ज़रूर रिवाइज करें। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतना आपका रिवाइज होगा। वीडियो को पहली बार वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखें, दूसरी बार वीडियो को 1.5 की स्पीड में भगाएं, तीसरी बार जब आप देख रहे हैं तो वीडियो को डबल स्पीड में भगा के देखें, ताकि आपका कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। ठीक है, तो 69 हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, पहले पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये सही है? या पहले प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर पाली? पाली ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहले अपभ्रंश हुआ, पाली हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि पहले पाली से ही अपभ्रंश बना है, ये भी गलत हो गया। हिंदी, पाली, ये तो हिंदी तो सबसे लास्ट में बना है, तो हमारा ऑप्शन ए सही लग रहा है, क्योंकि पाली संस्कृत के बाद बना था पाली, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बन गया हिंदी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 क्या है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगर आपको नहीं भी पता है इसका ऑप्शन, तो हम लैंग्वेज कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी। ठीक है, तो इसमें अगर नहीं पता तो अनुच्छेद 391 जो है, इसमें हिंदी के विकास के लिए बात कही गई है। ठीक है, हिंदी का विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि कैसे इसका विकास करें, किस प्रकार का विकास लीगली तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को बंदूक की नोक पे तो नहीं करा सकते, या चाकू के धार पर नहीं करा सकते कि चल हिंदी बोल, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हर चीज़ का कानून बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रज भाषा है, कहाँ की भाषा है ब्रज भाषा? चलिए देखते हैं। पूर्वी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बिहारी हिंदी की भाषा है, या पहाड़ी हिंदी की भाषा है? ठीक है, तो जब भी ब्रज भाषा या खड़ी बोली ऐसा कुछ आए तो हमें हमेशा पश्चिम की तरफ चलना है। कहाँ चलना है? पश्चिम की ओर। तो हमारा हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, एक मगही का पान भी बहुत मशहूर है, हमारे गुरुजी मगही का पान बहुत मन से खाते थे। चलिए देखते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है?
राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो मगही का जो पान है वो बिहार में बड़ा मशहूर है, हमारे बिहार में बहुत मशहूर है मगही का पान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, कब की गई? क्या 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1956 में? देखिए भारतीय राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था इसका एक अपने आप में एक इतिहास है और बहुत ही दुख भरा इतिहास हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसका पुनर्गठन करने के लिए हमारे एक बहुत ही अच्छे नेता, साउथ इंडिया के एक बहुत ही अच्छे नेता रामोलू साहब ने अपना देह त्याग दिया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए वो भूख हड़ताल में बैठे थे और हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। वो लगभग 56 दिन तक भूख हड़ताल में बैठे रहे और आखिरकार उनका देहांत हो गया था। उसी भूख हड़ताल के आमरण अनशन किया था उन्होंने कि जब तक मैं मर ना जाऊं या जब तक हमारी मांग पूरी ना हो तब तक हम अपना अनशन शुरू रखेंगे। और उसी दौरान उनका देहांत भी हो गया। और उनके देहांत के कुछ महीनों के बाद हालांकि उनका देहांत को ज़ाया नहीं किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया। पहला राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। और वो कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा और इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो फुर्सत मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, किसी दिन डिटेल से लेकर आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? अच्छा, किस तिथि में, यहाँ पे में होना चाहिए, को दो जगह दे दिया है इसीलिए गड़बड़ हो गया। किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ठीक है, ऑप्शन हमारा ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हिंदी का जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो पहले ही ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, ये दोनों का तो बात ही खत्म। अब बात ये है कि हमारा संविधान लागू होने से पहले ही हिंदी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया गया था भारत के संविधान में, ठीक है, राजभाषा के रूप में। तो भारत का जो संविधान जो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो 50 से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले ही हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में ले लिया गया था और वो था 14 सितंबर 1949। ठीक है, अब याद रहेगा, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था? नागपुर था, मॉरिशस था, लंदन था या न्यूयॉर्क था? मैंने आपसे कल ही बताया था इसके बारे में कि 8वां हिंदी सम्मेलन जो हुआ था हमारा 2007 में, वो हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? चलिए जवाब दीजिए। वर्ण है, ध्वनि है, वाक्य है या शब्द है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई शब्द है। जब तक शब्द ही नहीं रहेगा हम कैसे बात करेंगे किसी से? कहा जाता है ना, अपने शब्द को संभाल के रखिए। तो शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है मौखिक भाषा में। चलिए अगला देखते हैं, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है? लिखित भाषा, अगर यहाँ पे हमने भाई मौखिक देखा था तो मौखिक में क्या आया? शब्द आया। अब लिखित में देखते हैं क्या आता है। तो लिखित में क्या आएगा? वर्ण आएगा, ध्वनि आएगा, शब्द आएगा, वाक्य आएगा। ध्वनि तो आएगा नहीं, तो शब्द आ गया उसमें मौखिक में। तो लिखित में क्या आएगा? हमारा लिखित में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी, कल क्वेश्चन मैंने ये करा दिया है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्य पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई की कमी में लाई जाने वाली भाषा। केवल वाला तो पहले ही हट गया, केवल वाले को हटा दीजिए पहले ही। ठीक है, उसके बाद शिष्ट और सुशिष्ट लोगों की भाषा, मतलब जो अच्छे वर्ग के लोग हैं
वही लोग बोलेंगे क्या? ऐसी कोई बात तो है नहीं, ये भी कट गया। साधारण बोलचाल की भाषा, मतलब सिर्फ बोलचाल की भाषा है, इसको लिखा नहीं जा सकता, इसका कोई ये नहीं है, इसका कोई नियम कानून नहीं है, इसका कोई ग्रामर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है हर चीज़ें, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि साहित्य की भाषा हिंदी भाषा है। इस भाषा के हम ग्रामर भी पढ़ते हैं, इसमें साहित्य में आपको बहुत सारी किताबें भी मिलेंगी, इस भाषा को हम लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमारी हिंदी की मानक भाषा है वो साहित्य की पुस्तकों की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 79, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख किस किताब में हुआ है, किस पुस्तक में हुआ है? जल्दी बताइए। महाभारत में, रामचरितमानस में, ऋग्वेद में या अवेस्ता में? जल्दी बताइए, आपका ऑप्शन होना चाहिए, सही होना चाहिए। कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी करिए। क्या होगा? महाभारत में? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस में? इसमें भी नहीं। ऋग्वेद में? बिल्कुल नहीं। क्या होगा, किस में होगा? अवेस्ता में हुआ है। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? अवेस्ता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? अवहट है, देसी है, लोक भाषा है या पैशाची भाषा है? अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट है। क्या है? अवहट, अपभ्रंश का। 81 क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, कहाँ पे? नागपुर में। कब हुआ? 10 से 12 जनवरी 1975 में, 10 से 15 जनवरी 1975 में, 10 से 14 जनवरी 1975 में या 10 से 18 जनवरी 1975 में? तो प्रथम विश्व की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा। किसकी बात हो रही है? विश्व हिंदी की बात हो रही है। विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 10 से 14 जनवरी को। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रथम जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? नागपुर में हुआ था 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है हमारी अपभ्रंश से ही बनी है, तो अब भैया जो जिससे बनी है उसी को पुरानी हिंदी कह दिया गया। किसने कहा? जायसी ने कहा? अमीर खुसरो ने कहा? अमीर खुसरो कहाँ के थे? बहुत पहले के थे, वो तो कह ही नहीं सकते। विद्यापति ने कहा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। ये तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछिए मत, आपके 99% है, उम्मीद है कि यह आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। और सबसे छोटी इकाई पूछ दिया तो क्या होगा? तो सबसे छोटी इकाई अगर पूछ दे तो क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण या ध्वनि। ठीक है, वर्ण या ध्वनि होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम हमने पढ़ा है कि खड़ी बोली से ही रेख्ता निकला है, खड़ी बोली से ही उर्दू निकला है। आज जानते हैं खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही नाम है, कौरवी नाम है, बघेली है या हिंदुस्तानी है? तो हिंदी तो अलग चीज़ है, खड़ी बोली उससे पहले की जो बोली है खड़ी बोली को पहले हिंदुस्तानी बोली से भी नाम जाना जाता था। हिंदुस्तानी खड़ी बोली हुई, हिंदुस्तानी हुई, हिंदवी हुई, रेख्ता हुआ, फिर जाकर के उर्दू हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अपना, भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आप लोग कमेंट करके इसका ऑप्शन बताइए। कल मैंने बता भी दिया था कि सबसे प्राचीन जो किताब हमारा है, ग्रंथ है, वही भाषा का प्राचीन रूप है। चलिए इसके दो ऑप्शन आप लोग दीजिए, एक 65 का और एक 85 का। दो का आंसर आपको कमेंट में देना है, तो चलिए फटाफट कमेंट करिए और इसका आंसर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल में बने हुए हैं, इसका मतलब है आप तहे दिल से यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यूपी पुलिस की तैयारी में हमने मैथ, रीजनिंग, उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी, और कल से जीके जीएस का भी क्लास शुरू हो जाएगा। इन सब का क्लास हम पढ़ा रहे हैं। मैथ बहुत आगे निकल चुका है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं, चार क्लास 5 क्लास हो गया है। रीजनिंग का 1 क्लास हो गया है, और हिंदी का तो ये तीसरा क्लास है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा निकला नहीं है। अब आप चाहें तो इसे रिवाइज़ कर सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, क्योंकि टाइम एक तरह से देखें तो टाइम बहुत ज़्यादा है, और एक तरह से देखें तो टाइम बहुत कम है, क्योंकि लगभग अब बहुत ज़्यादा तो 28 से 30 दिन का वक्त बचा है। अब इस 28 से 30 दिन, मान लीजिए अगर हम 30 दिन देखते हैं, एक दिन में कितना देर हम पढ़ सकते हैं। 24 घंटा में हमें सिर्फ कितना निकालना है, 8 घंटा, है ना। 24 घंटा में हमें कितना निकालना है, 8 घंटा पढ़ने के लिए। 8 घंटा ना ही सही, अगर हम 6 घंटा भी निकालते हैं, कितना दिन पढ़ना है हमें, 30 दिन। कितना दिन पढ़ना है, 30 दिन। 6 0 0 6 या 18, हमें पास कितना घंटा है, 180 घंटा है। ठीक है, ये कम नहीं है। 180 घंटा में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर दिल से मन लगा के अगर पढ़ाई करें। मोबाइल आपके हाथ में है, उसका सही यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें। सबसे पहला काम, शॉर्ट वीडियो देखना छोड़ दें। जिस दिन आपने शॉर्ट वीडियो देखना छोड़ दिया, उस दिन आपका सिलेक्शन 99% पक्का हो गया। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आपका। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हमारा दुआ आपके साथ है, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।